और बड़ी बात यह भी है, मैं दर्शकों को भी कह दूं कि ये पहली इलेक्शन है बीएमसी के लिए आफ्टर द स्प्लिट ऑफ एनसीपी एंड द स्प्लिट ऑफ सेना, सो इट इज अ डिफरेंट इलेक्शन। फिर भी जस्ट टू पुश द पॉइंट, अगर लोग पूछ रहे हैं आजकल दिल्ली में कि अजीत पवार की एनसीपी क्या ये महायुति में है कि नहीं है, व्हाट इज एंड यू हैव ऑलवेज सेड दैट ये इसमें व्हाट नेशनल हेडलाइंस हो रही हैं बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि इंडिपेंडेंटली लड़ रही हैं 100 सीटों में, अपने आप को एक अपने ही अलायंस के खिलाफ, इतने बड़े एक देश के रिचेस्ट सिविक बॉडी का इलेक्शन हो रहा है, इतना बड़ा बजट है इसका, तो इससे मैसेजेस गलत जाते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे यह है कि लगता है आइडियोलॉजिकली कोई भी लिंक नहीं है अजीत पवार एनसीपी के आपके साथ, क्योंकि आपने अपोज किया था कि नवाब मलिक इस इलेक्शन को लीड कर रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड टू गो इंडिपेंडेंटली। कहीं ना कहीं दिस इज सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल एट अ नेशनल लेवल। व्हाई आई एम आस्किंग यू देवेंद्र फडणवीस जी, क्योंकि आप पर नेशनल नजर हमेशा होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल फिगर। तो लोग कह रहे हैं कि इज देयर अ प्रॉब्लम इन द अलायंस दैट देवेंद्र फडणवीस इज पुट टुगेदर इन महाराष्ट्र? देखिए, पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन लिया था कि श्री नवाब मलिक ये अगर आपको लीड करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्शन है, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो छोड़ दीजिए, वो तो एक बात है ही। जहां तक मुंबई का सवाल है, मुंबई में जब यूनाइटेड एनसीपी भी थी तब भी उनका कोई वजूद नहीं था, उनके 7-8 लोग ही चुनकर आते थे। और आज जब मुंबई में हम और शिंदे जी साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो वैसे भी हमारे पास कोई सीटें बची नहीं है कि हम उनको दे पाए। बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं, क्योंकि आप सीटें किसको दोगे? जिसका वजूद है उसको दोगे, उनका यह वजूद ही नहीं। यहां पर इतना सिंपल अगर होता तो पिछले महीने एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरी क्लियर स्टैंड है कि हम कोलिशन धर्मा के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर्स को भी करना चाहिए। तो ये ऐसी जरूरत क्या है शिंदे जी को कोलिशन धर्म के बारे में ऐसे पाठ पढ़ाने की, टू प्रीच अबाउट कोलिशन पॉलिटिक्स? लोकल लेवल पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मसलन बताइए। उल्लासनगर में बीजेपी के 5 एक्स कॉर्पोरेटर शिंदे जी ने अपनी पार्टी में ले लिए जी। उसके चलते बीजेपी के हमारे लोगों ने पालघर में और कल्याण में कुछ उनके पुराने लोग अपनी पार्टी में ले लिए जी। इसके कारण एक विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद हम लोग साथ में बैठे, क्योंकि उनके लोगों में भी आक्रोश हुआ, हमारे लोगों में भी आक्रोश हुआ। हमने साथ में बैठकर निर्णय किया कि लोकल झगड़ों का फायदा हम इस प्रकार से उठाएंगे नहीं। कई बार होता है मेरी भी पार्टी में आदमी नाराज हो जाता है तो तुरंत उसको वो ले ले, ठीक नहीं है। हमने देखा था नीलेश राणे, उन्होंने 25 लाख कहा कि बीजेपी वर्कर मालवान में उनके घर से मिला, ये भी उन्होंने वीडियो बनाई। तो उस समय पीक हो गई थी इस फाइट। बिल्कुल पीक हो गई थी। आप मानते हैं कि पीक हुई थी? लोकल फाइट पीक हुई थी? बिल्कुल हुई थी, 100% हुई फाइट थी। लेकिन उसके बाद हमने बैठकर जी ये फैसला किया, और उसके बाद आप देखिए, न उनका कोई व्यक्ति हमने पार्टी में लिया, हमारा कोई व्यक्ति उन्होंने पार्टी में नहीं लिया, कोई बयानबाजियां नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक सारी चीजें चल रही है। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि अल्टीमेटली 2 पार्टीज है, और विशेष रूप से अब ये एमएमआर रीजन जो है, इस एमएमआर रीजन में हम ही कॉम्पिटिंग पार्टी आए। 1 नंबर हम है, 2 नंबर वो है, थाने में 1 नंबर वो है, 2 नंबर हम है, तो ये हम ही कंपीटिंग पार्टी आए। तो इसलिए कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं और हमने किया है। और इसी के चलते लोगों को लगता था कि थाने और कल्याण डोंबिवली ये 2 जगह अलायंस हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने करके दिखाया। कहीं उन्होंने थोड़ा सेक्रीफाइस किया, कहीं हमने सेक्रीफाइस किया। आप मानते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, जो इलेक्शन होने वाले, रिजल्ट आने वाले 15-16 तारीख को, एक तरह से मिड टर्म इलेक्शन है आपके? इट्स रेफरेंडम ऑन देवेंद्र फडणवीस। पिछली बार आपने सरप्राइज किए थे लोगों को, लोगों ने माना नहीं था कि आप ज्यादा वोट लेकर आएंगे, स्पेशली लोकसभा चुनाव के बाद जब आपको सेटबैक हुई थी। पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट। डू यू फील दैट दिस इज अनदर रेफरेंडम ऑन देवेंद्र फडणवीस? देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि खैर रेफरेंडम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो जरूर होती है, क्योंकि कोई भी चुनाव एक लोगों का मूड क्या है, इस मूड को दर्शाता है।
तो मुझे लगता है कि 1 साल हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद पहला चुनाव नगर पालिका का हुआ है जिसको हमने स्वीप किया है, और अब महानगर पालिका का चुनाव है। और मुझे अपेक्षा है कि हमारे काम को देखते हुए, हमारे डेवलपमेंट को देखते हुए, हमने जिस प्रकार से मुंबई को, पूना को, नागपुर को, सारे शहरों को बदला है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से हम लोगों को एंडोर्समेंट मिलेगी, लोग एक्नॉलेज करेंगे और हमको चुनकर देंगे। क्योंकि ये इंटरव्यू जो है ये सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में देखा जाएगा। खुलकर कह दूं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपको, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव आए थे तो एक लॉबी ये भी थी कि अभी देवेंद्र फडणवीस को मुंबई से हटाइए। देवेंद्र फडणवीस को अभी नाउ ही शुड मूव फ्रॉम मुंबई, और मुंबई के चीफ मिनिस्टर के पोजीशन हर बहुत लोगों की नजर थी, मगर आपके परफॉर्मेंस के बाद वो मुश्किल हो गया। तो क्या आपको लगता है कि ये भी उस तरह से आपको एक अपॉर्चुनिटी है अपने पॉलिटिकल पोजीशन को दिखाने की, आपके कोलिशन मैनेज करने की एबिलिटी को, विनेबिलिटी, इलेक्टोरल विनेबिलिटी को दिखाने की? आप हमेशा कहते हैं फॉर यू इलेक्टोरल विनेबिलिटी इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन गवर्नेंस। मुझे लगता है फॉर देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली टू सर्वाइव, इलेक्टोरल विनेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। इलेक्टोरल विनेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके सिवा आप गवर्नेंस कर नहीं सकते। देखिए, फ्रैक्चर्ड मैंडेट में कोई गवर्नेंस नहीं होता। गवर्नेंस करना है तो रोबस्ट मैंडेट होना चाहिए, जो हमको विधानसभा में मिला है और जो हमको महानगर पालिका में मिलेगा। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि मेरी पार्टी मुझ पर जो भरोसा करती है, तो मेरे ऊपर हमेशा प्रेशर होता है कि इतना भरोसा अगर मेरी पार्टी ने मुझ पर किया है तो मुझे उस भरोसे पर खरा उतरना पड़ेगा। और जितनी बार पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, करीब करीब हर बार मैं उस पर खरा उतरने की मैंने कोशिश की है। और जहां तक ये सवाल है कि भाई एक प्रकार से ये मेरी परीक्षा है क्या, मैं तो हर चुनौती को परीक्षा मानता हूं। देखिए, अल्टीमेटली पॉलिटिक्स ऐसी जगह है जहां एक बार प्रूव करके फायदा नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज करना क्या मुश्किल है आपके लिए? पिछली बार आप जब उप मुख्यमंत्री बने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, और सस्पेंस हो गई थी दिल्ली में कि आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने खुलकर कह दिया था कि मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा, और बॉडी लैंग्वेज आपकी एनालाइज की गई थी। उस समय बड़े लीडर्स मुंबई से उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था, उसके बाद आप आए। कॉम्प्रोमाइज थी, मगर आपने अपने पार्टी के लिए किया। मगर क्या कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल हो जाता है एट अ पॉइंट? जब अभी देखिए अजीत पवार, सॉरी मैं स्पेसिफिक, अजीत पवार जी खुलकर बोल रहे हैं, आप पे पॉट शॉट ले रहे हैं, कह रहे जो हमारे पे 70,000 करोड़ के एलिगेशंस करते थे वो उनके साथ मैं सरकार में बैठा हूं। ये बात उनको कहने की जरूरत क्यों थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना ये आसान नहीं होता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में, और विशेष रूप से जब आप एक पार्टी में काम करते हो और पार्टी के आप कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। आप स्टिफनेस दिखाकर मुझे नहीं लगता कि आप, हाँ, एक पर्सनल एजेंडा आप अचीव कर सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल और पार्टी का एजेंडा आप अचीव नहीं कर सकते। इसलिए जब जब पार्टी के हित में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ी, मैंने किया है, आगे भी मैं करूंगा। और जहां तक अजीत दादा कमेंट क्यों किया? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि अब इसका जवाब तो अजीत दादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूना में और पिंपरी चिंचवड़ में वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, और मेरी तो स्ट्रेटेजी है, मैं किसी के ऊपर बोल ही नहीं रहा, मुंबई में केवल जवाब देता हूं। वो आपको याद दिला दे, मुझे याद है कि आपने बोला चक्की पीसिंग, आपका बहुत फेमस मीम है, बिल्कुल बिल्कुल चक्की पीसिंग वाला मीम है ना?